इधर कश्मीर विवाद पर हंगामा बरपा हुआ है। उधर नमाज को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद हुआ है। मध्य प्रदेश के सागर में एक विश्वविद्यालय में एक छात्रा के नमाज पढ़ने के बाद हंगामा बरप गया। नमाज वाले वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो इस देश की समरसता को तोड़ने की तमन्ना रखते हैं। जरा देखिए। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आखिर नमाज की इन तस्वीरों में ऐसा क्या है कि बीजेपी के नेता इस पर ऐतराज जता रहे हैं। नमाज पढ़ने वाली छात्रा पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। आखिर नमाज की इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिस पर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है। आपको नमाज पर मचे सियासी कोहराम की पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन पहले हिजाब पहनी छात्रा की नमाज का पूरा वायरल वीडियो दिखाते हैं। डिपार्टमेंट देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। दरअसल ये वीडियो है सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, जहाँ की एक क्लास में छात्रा ने नमाज पढ़ी। विश्वविद्यालय के ही किसी छात्र ने क्लास में नमाज का वीडियो बनाया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से छाया और देखते ही देखते इस वीडियो ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाया। कुछ एक लोग हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल टाइप लोग हैं, चाहे इस प्रकार सिमी इमी के लोग हैं, जो देश के अंदर सामाजिक समरसता के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने भी ऐसा किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब बीजेपी के नेता क्लासरूम में नमाज पर सवाल उठा रहे हैं। इस घटना को सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाली साजिश बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का अलग ही आरोप है। लड़की के सिर पर हिजाब है, यही वजह है कि इस घटना पर सियासत भी बेहिसाब है। कुछ लोग हैं जो देश के अंदर कहीं ना कहीं नफरत फैलाकर अपना सियासी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि जब से बीजेपी आई है ये तमाम चीजें सामने आ गई हैं। हिजाब को लेकर, तलाक को लेकर, 370 को लेकर, और अब जो है कश्मीर फाइल को लेकर, ये जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है नफरत को बढ़ावा देने वाली हैं। उधर विश्वविद्यालय की क्लास में छात्रा के नमाज पर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भारी है। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा पर कार्रवाई की मांग भी जारी है। नमाज पर हंगामा बढ़ा तो विश्वविद्यालय के कुलपति भी फौरन एक्शन में आई। वायरल वीडियो के आधार पर जांच के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है। और इसी के साथ हमने सभी छात्र छात्राओं को ये भी निर्देशित किया है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है, तो जितनी भी हम अपने सांप्रदायिक हम लोग कार्य करेंगे वो अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में या किसी धर्म स्थल पर हम लोग करेंगे, जिससे कि पूरे विश्वविद्यालय में एक पठन पाठन का एक माहौल बना है। क्लास में नमाज के वायरल वीडियो पर अब विवाद भी जारी है और जांच भी, लेकिन इस नमाज को लेकर कोहराम भी बढ़ता जा रहा है और सियासी संग्राम। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम आपको बता दें कि विवाद जो है केवल नमाज तक सीमित नहीं है। नमाज और हिजाब के बाद अब हम मदरसों की बात करेंगे, क्योंकि मदरसों के नाम पर भी जोरदार हंगामा बरपा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मदरसों पर गैर जरूरी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां होती हैं और इसीलिए वक्त आ गया कि मदरसों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जरा देखिए मदरसों पर विवाद को लेकर रिपोर्ट। सरकारी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करते तो उनमें कम से कम भगवा तो जारी कर ही देना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु खुद सरकारी मदरसों को बंद करने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे मदरसों के भगवाकरण की बात कह रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु के मन में मदरसों को लेकर ऐसी बात आई है क्योंकि अब मदरसों को लेकर छिड़ी नई सियासी लड़ाई है। मदरसों को लेकर नया हंगामा कर्नाटक में छिड़ा है। हिजाब, गीता पाठ के बाद नए शिगुफे से विवाद का कारवां आगे बढ़ा है, क्योंकि अब यहाँ बीजेपी विधायक ने मदरसों पर बैन की मांग उठाई है। आरोप है कि मदरसों में देश विरोध की पढ़ाई है। अंत शिक्षण मद्रासಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಮದ್ರಾಸ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು।
बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये मांग की तो फौरन ही मुस्लिम धर्म गुरुओं का बयान आया। किसी ने सरकारी गैर सरकारी मदरसों का अंतर समझाया, किसी ने ऐसे बयानों को सियासी एजेंडा बताया। मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे वो हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाही भी देती है और सारा खर्च उनका उठाती है। एक मदरसे वो हैं जो लोगों के चंदे पर चलते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार जिनके बारे में बोलती है कभी भी, वो मदरसे हैं जिनको सरकार ऐड देती है। और मेरा मानना ये है कि ऐसे सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए जो गवर्नमेंट के ऐड पर चलते हैं। क्योंकि जो मदरसा गवर्नमेंट के ऐड पर चलेगा तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट जो है उसमें अपने कानून लागू करेगी, उसको कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जाहिर है कि मदरसों में हमेशा हुब्बुल वतनी की तालीम, मुल्क के साथ वफादारी की तालीम और मुल्क के साथ किस तरीके से एक इंसान को बेहतरीन तरीके से रहना है, इसकी तालीम दी जाती है। तो ये लोग जो बयान देते हैं ये वाकई में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को मेन स्ट्रीम में बनाए रखने के लिए और कहीं ना कहीं अपने नफरती एजेंडे को स्थापित करने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य के बयान पर पहली बार विवाद हुआ हो। वो पहले भी अपने बयानों से कर्नाटक की सियासत गरमाते रहे हैं, लेकिन इस बार बात एक मजहब से जुड़ी है। उन्हें अपनी पार्टी के कुछ नेताओं का साथ तो मिल रहा है, लेकिन सधे हुए शब्दों में। कई मदरसा के अंदर एंटी एलिमेंट वर्क होता है, तो ऐसे जो भी एंटी एलिमेंट रहते हैं उनके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसे बैंड भी कर देने चाहिए और जो भी दोषित पाए जाए उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु मदरसों में देश विरोधी पाठ के आरोपों से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। किसी भी मदरसे की जांच कराने की बात कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सरकारी अफसर किसी भी मदरसे में जाकर ये जांच कर सकता है कि वो मदरसे क्या करते हैं। जो प्राइवेट मदरसाज हैं वो सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, इसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है। इसलिए मेरा ये चैलेंज है कि उनको वो इस तरह से नहीं कह सकते, न साबित कर सकते हैं। ये उनका सियासी बयान है। उधर मदरसों पर बीजेपी विधायक के बयान से कर्नाटक में नई लड़ाई छिड़ गई है। अब बात हिजाब विवाद से आगे बढ़ी है। इस बयान को लेकर अब नया सियासी तनाव है। सबसे अहम बात है कि प्रदेश में अगले साल चुनाव है। आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 32 दिन बीत गए हैं, मगर अब तक युद्ध के थमने के आसार जो हैं वो दूर दराज तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता ये मान के चलिए कि रूस का कहर जो है वो पूरे यूक्रेन पर लगातार बरप रहा है। आलम यह हो गया है कि रूस की मिसाइलें यूक्रेन के तमाम शहरों को खंडहर में तब्दील कर रही हैं। स्थितियां वहां बद से बदतर होती जा रही हैं। इन सभी चीजों को लेकर 32वें दिन हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखते ही देखते 32 दिन बीत गए, मगर कुछ नहीं बदला। यूक्रेन पर वैसे ही जारी है बमबारी, वैसे ही जारी है मिसाइलों का हमला। वैसे ही जारी है यूक्रेन के शहरों की तबाही। वैसे ही जारी है शहरों में बनता मलबों का ढेर। कुछ भी नहीं बदला 32 दिन। ब्लैक सी में तैनात रूस के जंगी जहाज ने यूक्रेन का रुख करके आसमान में मिसाइलों की बौछार कर दी। तबाही पर उतारू रूस ने जंग के 32वें दिन भी यूक्रेन के कम से कम आधा दर्जन शहरों को अपने निशाने पर लिया। खार्किव से लेकर लवीव, लुत्स्क, वोलिन, स्लावोतिच और बर्दियान्स्क तक रूस के मिसाइल हमलों से दहल गए। खार्किव में एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब रूस के निशाने पर आई तो स्लावोतिच पर रूसी फौजों ने कब्जा ही कर लिया है। हालांकि कीव 24 घंटे से ज्यादा वक्त से शांत है। जहां तक इरपिन का सवाल है, जो कि कीव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और जहां पिछले 2 हफ्ते में भीषण संग्राम हुआ था दोनों फौजों के बीच में, यूक्रेनियंस और रशियंस के बीच में, वहां कल हमने विजिट किया था। फ्रंट लाइन तक जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जहां तक हम जा सके हमें वहां रुक रुक के टैंक्स के फायर करने की आवाज आ रही थी, जो शायद
रशियन टैंक थे जो फायर कर रहे थे, और इधर से यूक्रेनियन एंटी टैंक फायर की आवाज आ रही थी। शायद हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर्स थे एंटी टैंक, या फिर जेवलिन मिसाइल्स थी। तो वहाँ ये छुटपुट जो है इनके बीच में फायरिंग का एक्सचेंज जारी है। इसके अलावा इरपिन में अभी कोई भी जो है फौजों की गतिविधि बहुत ज़्यादा नहीं है। रशियन फौज आगे नहीं बढ़ रही है, और कुछ काउंटर अटैक्स की खबर आई है यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा, बट वो बहुत छोटे लेवल के हैं और कोई भी बड़ा एरिया वो वापस नहीं ले पाए हैं अब तक। सबसे बुरी स्थिति मारियोपोल की बताई जा रही है। यहाँ अभी भी खाने पीने का संकट है। आज जारी हुई मारियोपोल की ताजा तस्वीर में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। अब तक यहाँ 2500 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 300 लोग थिएटर हमले में मारे गए। जंग से पहले इस शहर की आबादी करीब 4.5 लाख थी, जो अब 1 लाख से भी कम रह गई है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मारियोपोल को बचाना नामुमकिन है। Найбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому, просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. इतना सब होने पर भी रूस के हाथ 32 दिनों में क्या लगा, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। 2 या 3 शहरों पर उसका आंशिक तौर पर कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अभी भी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर चुका है। इसके तहत उसने यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। रूस का अगला लक्ष्य डॉनबास इलाके को पूरी आजादी दिलाना है। ये और बात है कि अपने इस तथाकथित ऑपरेशन की कीमत रूस ने 1351 सैनिकों की जान से चुकाई है। К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий. 3825 получили ранения. लुहान्स्क और डोनेट्स्क इलाकों को रूस पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है। रूस की शह पर 2014 से ही यहाँ के अलगाववादियों का यूक्रेनी सेना के साथ संघर्ष चल रहा है, और विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी फौज की कार्रवाई को ही रूस इस जंग की मुख्य वजह बताता है। डोनेट्स्क से गीता मोहन, कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ अमेरिका है जो बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है, मगर दूसरी तरफ रूस है जिस पर अमेरिका की किसी भी धमकी, किसी भी चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ रहा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही रूस ने अमेरिका समेत नाटो देशों को अपनी परमाणु ताकत के नाम पर धमकाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद भी रूस की धमकियां लगातार जारी हैं, और जब पश्चिमी देशों ने युद्ध को रोकने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश की, तो रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकियों को और ज्यादा तेज कर दिया है। उधर पोलैंड की सीमा पर रूसी मिसाइलें बरस रही थी। इधर यूरोप दौरे के आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों के साथ सेल्फी ले रहे थे। पोलैंड की सीमा से महज 70 किलोमीटर दूर पुतिन ने जो बाइडेन को कुछ इस तरह सलामी दी। यूक्रेन के पश्चिमी छोर में लवीव पर मिसाइल गिराकर इसे यूं समझिए कि यह अमेरिका को पुतिन का जवाब था कि पुतिन पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं, रूस जो चाहेगा वो करेगा। लवीव से कम 2 ठिकानों पर रूसी मिसाइलों ने निशाना साधा। मकसद कुछ ऐसा था कि लवीव से उठ रही लपटें बॉर्डर के उस पार पोलैंड में जमा पश्चिमी देशों के नेताओं को भी दिखाई दे जाएं। लवीव के मेयर भी इस हमले का असली मतलब समझ रहे हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन अपने हर एक्शन से यही साबित कर रहे हैं कि उनके लिए न तो अमेरिका की चेतावनी का कोई मतलब है, न नेटो देशों की धमकी का। एक दिन पहले ही खबर आई कि पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक सागर में उतार दिया। खुद पुतिन समेत उनके विदेश मंत्री और प्रवक्ता अपनी परमाणु ताकत के नाम पर पश्चिमी देशों को बार बार धमका रहे हैं। इन्हीं धमकियों के चलते फ्रांस भी अपनी 4 में से 3 परमाणु पनडुब्बियों को समंदर में उतार चुका है,
और अब बाइडेन की मौजूदगी के बावजूद पोलैंड बॉर्डर पर मिसाइल दागकर पुतिन ने दबंगई की इंतहा कर दी है। इस समय हम लोग वॉक्सॉल में हैं, जो लेविव का मुख्य रेलवे स्टेशन है, और बड़ी संख्या में लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक फ्यूल का, एक पेट्रोल का, ईंधन का एक बहुत बड़ा जखीरा जो आया था और इसी युद्ध के लिए उसको ध्वस्त किया गया। अगर आप जैसे मेरे पीछे देखें तो लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो निकल जाना चाहते हैं किसी सुरक्षित स्थान पर। अब तक लवीव को खासा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बीती रात के हमलों के बाद अब कहा यह जा रहा है क्योंकि पोलैंड से जो रसद सामग्री और रक्षा के उपकरण आ रहे हैं उसका एकमात्र मार्ग यही है और इसीलिए अब इसको भी रूस निशाना बना रहा है। 32 दिनों से रूस के सामने डटे यूक्रेनी राष्ट्रपति पुतिन के ऐसे भड़काऊ तेवरों को लेकर दुनिया को आगाह कर रहे हैं। रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की डींगे मार रहा है। इससे पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। जेलेंस्की का डर बेवजह नहीं है। यूरोप में रूस को घेर कर बैठे देश रूस के सामने कमजोर पड़ती अपनी हनक से चिंता में आ गए। दुनिया में दबंगई की रेस में पीछे छूट जाने के डर से इन देशों ने भी रूस की परमाणु धमकियों का जवाब उसी की भाषा में देना शुरू कर दिया। नेटो सिर्फ एक सुरक्षात्मक गठबंधन नहीं बल्कि एटॉमिक गठबंधन भी है। अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ज्यादा खौफनाक हथियार इस्तेमाल करता है तो इससे युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो मैं गारंटी देता हूं कि नेटो भी उसी तरीके से जवाब देगा। रूस के पास 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका के पास करीब 5500, जबकि यूरोपीय देशों में फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दुनिया के दूसरे हिस्से में चलें तो चीन के पास 350, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इजराइल के पास 90 और उत्तरी कोरिया के पास 45 परमाणु हथियार हैं। इन 9 देशों में से भारत, पाकिस्तान और इजराइल को छोड़कर बाकी सब अमेरिका और रूस के खेमों में साफ साफ बटे, यानी एक परमाणु बटन दबा तो कम से कम 5 बटन दबने तय। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। इस माहौल में किम जोंग ने हाल ही में 6500 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी भारी भरकम मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग को पुतिन का मोहरा माना जाता है और विशेषज्ञों का कहना है कि किम ने अपनी मिसाइल पुतिन के इशारे पर ही उड़ाई। दोनेत्स्क से गीता मोहन, कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने नाटो देशों के साथ रूस की घेराबंदी की तो रूस ने सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। ट्रेलर के तौर पर रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा यूरोप तक घुमा दिया। अब डर यही है कि धमकी ही धमकी में कहीं परमाणु युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा। जरा देखिए। यूक्रेन जंग की तबाही और डराने लगी है। खतरा युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का है। दहशत परमाणु लड़ाई की है। अब तक अमेरिका और दुनिया यूक्रेन जंग से दूर है, लेकिन वाक युद्ध शुरू है। अमेरिका दहाड़ रहा है, पुतिन को ललकार रहा है। पोलैंड में जंग के पीड़ितों का दुख देख राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को कसाई करार दिया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को ही युद्ध के लिए अकेले जिम्मेदार बताया। What were the commitments with Ukraine? I mean, you see this, and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. अब तक तमाशबीन बना अमेरिका जंग के महीने भर बाद जागा है। अमेरिका यूक्रेन की सीमा के पास आकर बाइडेन ने रूस को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नाटो की सीमा में 1 इंच दाखिल होने की भी ना सोचे रूस। The reason we want to make clear is their movement on Ukraine. Don't even think about moving on 1 single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. इधर अमेरिका ललकार रहा है तो रूस न सिर्फ परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है बल्कि ट्रेलर भी दिखा रहा है। रूसी परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा अटलांटिक महासागर में उतार चुका है।
रूस की उत्तरी सीमा से पनडुब्बियों का ये बेड़ा पूरे यूरोप का चक्कर लगाकर लौट आएंगे। रूस की ये पनडुब्बियां 16 मिसाइलों से लैस है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। पोलैंड में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस पर बरस रहे हैं, लेकिन हैरानी यह है कि रूसी परमाणु पनडुब्बियां यूरोप तक लांघ कर लौट आई। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं दिखी, किसी देश ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया। रूस पहले भी अपनी धमक दिखा चुका है। क्रीमिया युद्ध के दौरान भी रूसी पनडुब्बियां ऐसे ही बेरोक टोक घूम रही थी। सवाल यह है कि बातों से रूस को घेरने वाले देश आखिर धमकियों के अलावा कुछ करेंगे भी या फिर यूक्रेन को तबाह होते देखते रहेंगे। दोनों तरफ से, एक तरफ से रिएक्शन होता है, एक्शन होता है, दूसरी तरफ से रिएक्शन होता है। ये स्वाभाविक है और ये एक्शन रिएक्शन प्रतिक्रिया अब बहुत तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसा बोल रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वो अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है कि एक थोड़ी सी चूक हुई, कहीं से गलती से भी अगर कोई वेपन इधर उधर फायर कर जाता है या कहीं गलत इलाके में गिर जाता है तो ये युद्ध जो है किसी भी वक्त विश्व युद्ध में बदल सकता है। यूक्रेन जंग के आगे महायुद्ध की तस्वीर दिखने लगी है। अब फ्रांस ने भी परमाणु पनडुब्बियों को तैयार कर लिया। फ्रांस ने अपनी ट्रायम्फंट क्लास की 3 पनडुब्बियां एक साथ समंदर में उतार दी हैं। ट्रायम्फंट क्लास पनडुब्बियां परमाणु हथियार से लैस बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं। फ्रांस के पास ट्रायम्फंट क्लास की कुल 4 पनडुब्बियां हैं। 4 में से 3 पनडुब्बियां समंदर में लगातार गश्त लगा रही हैं। 30 साल में पहली बार हुआ है कि फ्रांस की 3 ट्रायम्फंट पनडुब्बियां समंदर में उतरी हैं। डर है कि कहीं आंख दिखाने का खेल खराब न हो जाए और दुनिया परमाणु युद्ध में कहीं झोंक न दी जाए। दोनेत्स्क से गीता मोहन, कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पोलैंड के वॉर्सा से गौरव सावंत ये बता रहे हैं कि पुतिन को रोकने के लिए नाटो देश मिलकर जोर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी असर इसका शायद नजर नहीं आ रहा है। युद्ध हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन सत्य यही है कि यह लड़ाई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच है। यूक्रेन तो 2 महाशक्तियों के बीच इस लड़ाई में महज एक मोहरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये जानते थे कि उनको रोकने का प्रयास अमेरिका करेगा। अमेरिका ने कई धमकियां दी, प्रतिबंध लगाए और ये प्रतिबंध न केवल अमेरिका ने बल्कि विश्व के कई देशों ने मिलकर रूस पर लगाए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ना सुनी। वो जानते थे कि ये एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, नेटो को और विस्तार करना चाहता है, नेटो देशों का, और इसीलिए यूक्रेन को उसने मोहरा बनाया और इसी चाल पर रूस ने पलटवार किया। ये शह और मात का खेल इस समय चल रहा है, जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा उससे पोलैंड के लोगों को कुछ उम्मीद तो जागी कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सिपाही यहाँ तैनात होंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग इससे खासा निराश थे। जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि उन्हें जो सहायता दी जा रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सैन्य सहायता की आवश्यकता है, जिसमें उनको लड़ाकू विमान भी चाहिए, जिनको टैंक भी चाहिए, क्योंकि रूस से लोहा लेने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है। उनको इस समय अगर आवश्यकता है तो हथियारों की है, ताकि रूस से मुकाबला किया जा सके। गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड, आज तक।